और आपके साथ मैं हूं ऋतु। ये खास पेशकश मैं सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए लेकर आई हूं और आज बात जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में मच रही उस हलचल को लेकर करेंगे जिस हलचल के ऊपर इस वक्त दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। जी हां, वही न्यूक्लियर पावर जिसको लेकर के चर्चा इस बारे में की जाती है कि क्या अब इस नए दौर में न्यूक्लियर ताकत ही वो शतरंज की चाल साबित होगी जिससे तमाम देश जो है अपनी नीतियों को सामने रखेंगे, दुनिया भर में अपना दमखम दिखाएंगे और इसमें सबसे आगे है सुपर पावर अमेरिका। जी हां, अब अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी में नए बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। टैक्टिकल वॉरफेयर में अब एक तरह से एक नया धड़ा जो है अमेरिका द्वारा रखा जा रहा है। अभी तक आपने देखा ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने नए नए जो पैंतरे हैं वो चले, बयानों के जरिए बयानवीर बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी, सिविलाइजेशंस मिटा देने को कहा। लेकिन इस पूरी तस्वीर में वर्तमान समय में अगर बात करें, हिरोशिमा जैसी जो तस्वीर है वैसी कोई तस्वीर नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा टैक्टिकल वॉरफेयर का एक प्रारूप ये होता है कि कैसे जो दुश्मन है उसके सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, उनके ठिकानों को खत्म किया जाए, सैन्य जमावड़े को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी में अब एक नई होड़ शुरू हो चुकी है। रूस और चीन को लेकर बड़े दावे किए गए। अमेरिका की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि रूस और चीन न्यूक्लियर तौर पर मजबूत होने के लिए प्रयासरत है और इसी वजह से इस वक्त जो है संजीदगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आपने ये सुना ही होगा कि अमेरिका की साख अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसको लेकर कि अमेरिका का क्या जो सैन्य जमावड़ा है और जो उसकी डिफेंस ताकत है, जिसका जो है जो दबदबा है अभी तक वो दिखाया करता था, वो दुनिया भर में इस जंग के बाद कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है, सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। टैक्टिकल वॉरफेयर से भी आगे अगर हम देखें तो इस वक्त परमाणु तौर पर भी वो ताकत कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अहम कड़ शुरू कर देती है। ईरान के साथ जब ये पूरी युद्ध की तस्वीर बनी, जब से डे वन से ईरान के साथ अमेरिका की ये जंग शुरू हुई, तब से लेकर आज तक यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जहां अमेरिका ईरान को ना तो बयानों में और ना ही जंगी मैदान में पीछे हटने को तैयार है। ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी ताकत अगर अमेरिका की कुछ है तो वो टैक्टिकल वॉरफेयर में उन हथियारों को लेकर के है जिसके बलबूते इस वक्त अमेरिका जो है वो लगातार दुनिया भर में पॉलिटिकल दरवाजे में भी लगातार इस वक्त जो है तस्वीर दिखा रहा है, तबाही को लेकर अंदेशा भी जता रहा है। ICBM जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा अमेरिका अपना दिखाता रहा है कि अभी तक उनके पास इतनी ज्यादा घातक मिसाइलें हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो पूरी जो तस्वीर है उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाता है। चाहे परमाणु पनडुब्बियां हो या इसके अलावा रेडार सिस्टम्स हो, वो अमेरिका इतनी सशक्त कर चुका है कि अब वो सीधे तौर पर किसी भी देश के साथ कभी भी कहीं पर भी सुपर पावर जो है हस्तक्षेप कर सकता है। ईरान के साथ जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो भी कहीं से दूर नहीं है। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि जो रूस और चाइना डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर को, इस बीच डेटरेंस का रास्ता कहाँ बनता है और अमेरिका की ये डेटरेंस क्या वर्क ऑन हो भी पाएगी, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपको, आशीष साय सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, साथ ही साथ हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए, मेजर विराट मिश्रा, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन आज का प्रश्न सबसे बड़ा यही उठता है कि अमेरिका जो दिखाता था, अमेरिका जो जताता था, इस टैक्टिकल वॉरफेयर में आशीष सर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को जरूरत पड़ रही है अब इन तमाम चीजों को सामने रखने की। क्या ये कंपटीशन है, क्या ये प्रतिस्पर्धा है, ये लड़ाई है न्यूक्लियर ताकत बनने को लेकर के, और अगर ताकत है ऑलरेडी तो उसे प्रदर्शित करने को लेकर? जय हिंद ऋतु और आपके दर्शकों को जय हिंद। न्यूक्लियर पावर है अमेरिका, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियर पावर नहीं है ईरान, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंक्लूडिंग IAEA को। और एनरिचमेंट किस लेवल तक गया उस पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। इसमें सबसे मेजर इशू ये है कि क्या अमेरिका ईरान के लड़ाई में न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। अब तक अमेरिका ने जो भी एरियल अटैक्स किए हैं, न्यूक्लियर वेपन का भी एरियल अटैक ही मानिए आप, किसी भी सोर्स से आए, पनडुब्बी से आए, शिप से आए, या किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाए, या किसी मिसाइल पे उसको रख के मारा जाए एज अ वॉरहेड,
उससे जो भी इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं ईरान के अंदर, उससे ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय होगा इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अब जो मिलिट्री हार्डवेयर, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सब अंडरग्राउंड रखे हुए हैं ईरान ने। और ये एयर एक्सप्लोजन वाले टैक्टिकल छोटे पोटेंसी के न्यूक्लियर वेपन्स जो एयर में एक्सप्लोड कर रहे हैं अबव द सरफेस टू गेन मोर डैमेज ऑन दी सरफेस स्ट्रक्चर्स, वो ये पहाड़ों को नहीं तोड़ सकते अंदर जाके। जब बंकर बस्टर बॉम्ब्स वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक इनकी मिसाइल्स रखी हुई हैं डीप इनसाइड, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन ऑफ स्मॉलर पोटेंसी, जिसके चांसेस हम लोग बातें कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। सो न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान बाय यूएसए एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ रितु, आपने दो बातें और जो कैप्चर करी नहीं अपने है क्या इंट्रो में। ये टैक्टिकल हथियार है क्या जिसके बलबूते इस वक्त उछल रहा है अमेरिका? और सीधे सीधे मैं अगर आपसे प्रश्न करूं तो टैक्टिकल वॉरफेयर को क्यों एस्केलेट करना चाहता है? क्या ये हिरोशिमा से भी ज्यादा कुछ घातक हो सकता है क्या? देखें, लेमैन्स लैंग्वेज में बताता हूं ताकि दर्शकों को ज्यादा समझ में आए। दो तरह के न्यूक्लियर वेपन्स आमतौर पे हैं। एक स्ट्रेटेजिक है जो बहुत ह्यूज पोटेंसी के होते हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं। उससे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, एक शहर, बहुत बड़ा एरिया आप बर्बाद कर सकते हैं। और उसके बाद एक टैक्टिकल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर वेपन होता है जो बहुत स्मॉल पोटेंसी का होता है, बहुत मतलब जैसा कि पाकिस्तान के पास कुछ है, जो टैक्टिकल वॉरफेयर में जब आमने सामने की लड़ाई हो रही है तो आप लोकल एरिया से छोटे मिसाइल सिस्टम्स पे, पनडुब्बियों पे लॉन्च कर सकते हैं। तो अमेरिका इसी को एक मतलब नॉट थ्रू द प्रेसिडेंट और पेंटागन, लेकिन एक जो वहां के स्नूपिंग जर्नलिस्ट हैं जो वॉर मॉन्गरिंग करते, उनका यह है कि ये यूज किया जा, कयास लगाया जा रहा है। तो टैक्टिकल इज अ वेरी स्मॉल पोटेंसी वेपन जो कि एक वॉर फील्ड में, एक जहां पे लड़ाई हो रही है उस जगह पे किसी डेटरेंस के तौर पे या किसी ऑफेंसिव मिशन के तौर पे यूज किया जाता है। उसकी अभी बात हो रही है। स्ट्रैटेजिकल न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका या रशिया या चाइना सोचते भी नहीं है, बिकॉज दैट इज प्रोबेबली विल बी अ वॉर क्राइम ऑफ अ डिफरेंट लेवल। मतलब एग्जैक्टली आपने सही बोला, हिरोशिमा नागासाकी पे जिस पे लाखों लोग मर जाए या रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम से अगले दशकों तक उनकी जनरेशंस खराब हो जाएं, तो आई डोंट थिंक कि उस लेवल की इंसेनिटी आएगी। मैं एक और चीज, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। ये जो अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्शंस हैं, इनके बारे में ईरान के युद्ध ने एक पूरी दुनिया की आंखें खोली हैं। ये अननेसेसरली ओवर प्राइज्ड, ओवर हाइप्ड, और इनके काउंटर मेजर्स जो ईरान ने डिप्लॉय किए या जो चाइना ने ईरान को सप्लाई किए, बैकपैक्स, वो शोल्डर फायर्ड और छोटी मिसाइलों से F-35 को या F-15 को मारना, या थार्ड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना छोटे प्रोजेक्टाइल से, ड्रोन से, कुछ ऐसा, ये एक बहुत मेजर डायमेंशन इस वॉरफेयर ने एक्सपोज किया है कि ये जो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के बड़े बड़े जहाज, बड़े सिस्टम्स, थार्ड इम्प्रेग्नेबल डिफेंस सिस्टम, इन सबको ईरान ने बहुत छोटी वेपनरी से, बहुत सस्ते, उनको डिस्ट्रॉय करके ये दिखाया है कि अब जो फ्यूचर वॉर्स होंगे प्रोबेबली वो ये $1 बिलियन इक्विपमेंट एंड ये वॉर मशीन्स रूल नहीं कर पाएंगी। हमें कोई नए तरीके से देखना पड़ेगा। जो ये एनर्जी बीम्स निकाल रहे हैं या जो ये इंटरफेरेंस फ्रॉम सैटेलाइट टू डिस्ट्रॉय दी ऑन बोर्ड एवियोनिक सिस्टम्स ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट, तो ये एक बहुत मेजर डायमेंशन इस वॉर का रहेगा कि अमेरिका के हथियार अब उस तरह के नहीं रहे जैसा हमें बताया जाता था, जैसा हम सोचते थे जब इन्होंने एक्टिव वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो इनके काउंटर मेजर्स में बहुत छोटे हथियारों ने वो करके दिखाया है जो हम पहले नहीं समझ पाते थे। एक सवाल इसी पर मेरा विराट सर से, विराट सर, अभी डेटरेंस की बात हो रही है, दुनिया डेटरेंस दिखा रही है, दुनिया दिखा रही है कि अभी उस दौड़ में, हमें उस एक अंधी दौड़ में नहीं जाना है जिसे न्यूक्लियर तौर पर अभी मजबूत किया जा रहा है। रूस और चीन भी वही कर रहे हैं, मिला जुला कर अगर देखें, रूस और चीन भी चाह वही रहे हैं, अंदर खाने ईरान को मदद करके। बस ये कंपटीशन अमेरिका के साथ सीधे सीधे 1-on-1 कोई नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से अभी ये एक वया रूट रूस और चीन भी ले रहे हैं। अब ये प्रतिस्पर्धा रुकेगी कहां पर? तो ऋतु जी देखिए, ये एक जैसे प्रॉक्सी वॉर आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो भी महाशक्तियां हैं वो कभी लड़ने सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाता है, आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये अलग अलग सेंटर्स में, जैसे
क्यूबा हो गया, ईरान हो गया, इन सब जगहों पे ये महाशक्तियां अपने अपने खेल खेलती हैं। ईरान के साथ यूएस डायरेक्ट वॉर में लिप्त है इस समय। उसकी मदद पीछे से करी जा रही है, परोक्ष रूप से करी जा रही है। और एक चीज यहाँ पे कहूंगा, देखिए आपने न्यूक्लियर वेपन्स की बात करी, अमेरिका ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया है। 1945 में अगर आपको याद हो तो हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बम गिराए थे अमेरिका ने। और आपको बताऊं कि गिरते ही अगले 5 मिनट के अंदर 80,000 से ज्यादा पॉपुलेशन साफ हो गई थी जहां पे ये गिराए गए थे। तो ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे। पर आज बात कर रहे हैं आप टैक्टिकल वेपन्स की, देखिए ये छोटी टुकड़ियों पे या इनके जो एम्युनिशन डिपोज हैं जहां पे छोटी इनकी टुकड़ियां मौजूद है वहां पे इस्तेमाल करने की बात है। पर अभी मुझे दिखता नहीं कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। इनके पास वो न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है अमेरिका के पास, जहां पे वो लैंड बेस्ड आईसीबीएम्स हैं, उनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसे एसएलबीएम्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है। आपने B-61 बॉम्बर्स का नाम सुना होगा। ये पूरी एक फैमिली है और ये बहुत दूर तक मार कर सकते हैं ईरान में या कहीं पे भी दुनिया में। और ऐसी स्थिति इनकी जो सब लॉन्च टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, W-76 इनका वॉरहेड है जो आपका न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकता है पनडुब्बियों से। पर ये आज की स्थिति में मुझे मुश्किल दिखता है कि ये इस्तेमाल होगा। जो बड़ी चीज मेरे को दिख रही है वो है ईरान की जो सिविल फैसिलिटीज है, चाहे वो इनके इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, इस पे अगर हमला करता है अमेरिका तो कहीं ना कहीं ईरान घुटने टेकने में मजबूर। अभी डीके गुप्ता सर अगर मैं इस पे आपसे पूछूं कि अभी सिविलियंस को टारगेट करना, इससे थोड़ा सा सिंपैथेटिक एक तरह से एंगल नहीं ले सकते क्या? क्योंकि हमने अभी तक देखा ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो टेंशन्स है, सिविलियंस को टारगेट किया जाना एक वो कोट अनकोट एक कहा जाए एक ऐसी चाल है शतरंज की जिससे अभी भेद पाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। वो देख रहा है कि सैन्य बेसिस को अगर टारगेट ईरान कर रहा है तो वहां पर भी थोड़ा एज लिया जाए, थोड़ी सी सिंपैथी ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी साख तो क्वेश्चन में है ही। देखिए गुप्ता सर। जी 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 बिल्कुल जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूँ पूरे युद्ध को, यहाँ पे अभी तक अगर हम देखें तो जो हमास का युद्ध हुआ है उसमें सिविलियन की कैजुअलिटी ज्यादा हो गई है, लेकिन जो 6 महीने से युद्ध चल रहा है ईरान में उसमें सिविलियन टारगेट नहीं किए गए हैं। भले ही वो स्प्लिंटर के रूप में कहीं 2, 4, 10 मर जा रहे हैं, अदरवाइज एक टारगेटेड कि सिविलियन को मारना, अपराइजिंग करना है, ये अमेरिका ने और इसराइल ने नहीं किया है। बल्कि पिछले बार के युद्ध में ईरान ने कई हॉस्पिटल से अटैक किए थे। इस बार एक स्कूल पर अटैक हो गया था जिसकी जांच अमेरिका ने बोला करा, क्योंकि अमेरिका की शायद मंशा नहीं रही होगी या उसको इनपुट रहा होगा कुछ हुआ। तो सिविलियंस को टारगेट करने का मैं भी ट्रेंड नहीं देख रहा हूँ इस वार के अंदर। और जहां बातें हो रही थी टैक्टिकल वार की, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से $2300 बिलियन अफगान युद्ध में खर्चा किया, ट्रंप वो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी वो 35 से 40 बिलियन डॉलर के अंदर अपने युद्ध को रखे हुए, जो बहुत ही कम अमाउंट में बता दूं आपको। जितने युद्ध अमेरिका लड़े हैं उसके परिचय तो 1/10 भी नहीं है। और उन्होंने सारी इकोनॉमिकल, और देखिए मैं जो ट्रंप के बारे में थ्योरी क्रिएट किया हूँ, साइन वेब थ्योरी, जिसमें एक दिन पीक पे जाते हैं, जीरो पे जाते हैं, पीक पे। तो लोग पिछली बार पीक पे गए थे कि मैं जो है लास्ट चांस अमेरिका को दे रहा हूँ, लेकिन सबके न्यूज है कि मैं अमेरिका को शायद इसको ठंडे बस्ते में रखूंगा ईरान के, और मैं उसको अब इकोनॉमिकली ज्यादा ब्लॉकेट करूंगा अब इसको। और वही उन्होंने 6 महीना में कर रखा है ब्लॉकेट करके। ईरान के अंदर सारी चीजें हैं जो 10-15 दिन के लिए जो सीज फायर हुआ था, उसके अलावा ईरान के अंदर जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है लगभग आउटर वर्ल्ड से वो लगभग क्लोज है। कुछ क्लैंडस्टाइन जो भी छिपी हुई तरफ से अगर कोई देश अगर उनका मदद कर रहा है, तो अब फिर से यहाँ पे जो ट्रंप अपने रणनीति को बदल रहे हैं कि मैं इसको जो है तय करूंगा, और उसी कारण जो है आज कहीं रेड सी पर सर बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कुल मिला के हम देखें अभी तक की स्थिति अगर हम एनालाइज करें, कर भी वही रहे हैं तमाम देश जो अपने आप को सुपर पावर की उस रेस में मानते हैं, रूस हो, चीन हो या हो इजराइल। अभी वही तस्वीर तीनों की तरफ से, और भी कंट्रीज इस लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया एक तरफ है। दबदबा वही बनाया जा रहा है कि न्यूक्लियर तौर पर खुद को सशक्त कीजिए, दुनिया भर में अपना ये पूरा जो प्रारूप है एक तरह से दिखाइए। मैं चाहूंगी आशीष साहब सर इसको जरा आप डिकोड कीजिए। अंदर खाने इनडायरेक्टली चाहते सभी देश वही है कि सुपर पावर के तौर पर खुद को सशक्त बनाया जाए और खुद को उस रेस में लाया जाए जिसमें सुपर पावर के लिए वो होड़ होती है, लेकिन अंदर खाने जो भी हो, बाहर सबको व्हाइट कॉलर दिखना है सर।
बिल्कुल सही कहा ऋतु। एक सेकंड के लिए पीछे जाता हूँ। आपके सीरियस दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि सिविलियंस को टारगेट करना और सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करना दो एकदम अलग चीजें हैं। 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने सिविलियंस को टारगेट किया, जबकि डैन केन, ब्रैड कूपर, हेग्जेथ, जो ये मिलिट्री के सिंसियर कमांडर्स हैं, ये सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करने की बात हो रही है। अमेरिकन फोर्सेस आर नॉट नोन फॉर टारगेटिंग सिविलियंस। तो इसके लिए ये बात समझनी पड़ेगी कि नेक्स्ट राउंड की जो भी लड़ाई होगी उसमें, जैसा कि विराट कह रहे थे, सिविल इंफ्रा, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस, एंड मे बी दो आई डोंट थिंक ये होगा कुछ डिसैलिनेशन प्लांट टू टेल अपॉन द ईरानियन पीपल कि आप अपनी सत्ता के खिलाफ खड़े होइए, नहीं तो बिजली पानी भी खत्म हो जाएगा। ये एक हो सकता है। दूसरा, जो आपने कहा कि सुपर पावर्स को डोमिनेट करना होता है, हाँ, ये बात पूरी दुनिया के मेजर पावर्स को अब समझ में आने लगी है कि मिलिट्री इज अ गुड वे टू डोमिनेट द इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास मिलिट्री पावर है तो आप इकोनॉमिक्स को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो अपने मसल्स फ्लेक्स करते रहते हैं। इसी वजह से वो ईरान को पीछे से हेल्प कर रहे हैं ताकि उनका भी एकदम साइडलाइन ना हो जाए चाइना और रशिया कि इतना मेजर वॉर हुआ और इन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरा, ये काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं अमेरिकन फोर्सेस को, इसीलिए वो चुपचाप सिग बोलते हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और रियल टाइम पिक्चर्स कई बार ईरान को दिया है फॉर ड्रोन अटैक्स ऑन वेरी स्पेसिफिक मेजर टारगेट्स। चाहे वो हम सऊदी अरेबिया की बात करें या जॉर्डन की बात करें, वो बिना चाइना के हेल्प के नहीं हो सकता। तो वो पोस्चरिंग चलती रहती है। मुद्दा यहां रह गया अब वापस, जो कल ट्रंप ने बोला है ऋतु कि वी आर लो कीइंग द नेगोशिएशन। ये बहुत सीरियस बात है। पहली बार ट्रंप ने, जो लगातार कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले बोला था कि आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू ईरान, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो कल कह रहे थे कि हम वी आर लो कीइंग द डिस्कशंस। मतलब उनको ये लग रहा है कि प्रेजेंट जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है ईरान का, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 5 सीनियर लीडर्स को ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल या जो भी बॉडी वहां बची हुई है, वहां कोई बॉडी अभी बची नहीं है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। लारीजानी को रिप्लेस किया था मोहम्मद को अब कल किसी ने, रजाई ने रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत रेडिकलाइज्ड है। सही है, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ IRGC के तरफ अगर हम सोचें, IRGC इस बाबत अभी क्या देख रहा होगा, IRGC का कॉल क्या होगा? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर कंपटीशन रोल आउट होती है, अगर दुनिया भर में इसको लेकर ये दांव पेच सामने आते हैं, रूस और चीन, जो कि अभी तक इनडायरेक्ट तौर पर कहा जा रहा था कि ईरान को हेल्प कर रहा है, वो अगर सीधे सीधे कॉल आउट कर रहा है, अमेरिका कॉल आउट कर रहा है कि चीन और रूस अंदर खाने इस तरीके की कोई तकनीक का आगे बढ़ा रहा है या उस प्रतिस्पर्धा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो IRGC अब इस बाबत चीन और रूस की हेल्प कैसे लेगा अगर कॉल आउट यहाँ पर अमेरिका ने किया है इस मंशा से? साय सर, तो IRGC को ये अच्छे से मालूम है कि नेक्स्ट फेज ऑफ अटैक्स फोकस्ड होंगे IRGC के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके ऑफिसेस पे, उनके घरों पे। इजराइल ने IRGC के लीडर्स का इंडिविजुअल रेजिडेंस को ट्रैक एंड लोड करके रखा हुआ है, ये IRGC को पता है। इसीलिए कल उन्होंने बासित का कमांडर, जो उनकी इंटरनल एक वॉलंटरी फोर्स है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं CRPF वगैरह से इक्विवेलेंट, हालांकि CRPF बहुत सिंसियर और अलग टाइप की फोर्स है, वो वॉलंटरी गुंडा फोर्स है बासित, वो भी IRGC को हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, लोकल लोगों को वेपन्स देके और लोकल्स के अगेंस्ट खड़ा करते। उसके लीडर को चेंज कर दिया। तो IRGC इज डेस्परेट। उनकी लीडरशिप आपस में मिल नहीं रही है, उनकी लीडरशिप आपस में बातें नहीं कर रही है। वो कंदराओं के लेवल पे चले गए हैं, जहां बच्चों के साथ चिट्स पे अपने मैसेजेस लिख के छोटी गाड़ियों में इधर से उधर 10-20 किलोमीटर पे भेज रहे हैं मैसेज के लिए। IRGC लीडरशिप इतना पर्स हो गई है तेहरान के बाहर, क्योंकि उनको पता है दे आर द नेक्स्ट टारगेट। इसीलिए वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से कुछ और छोटे लेवल के आर्मामेंट्स ग्राउंड टू एयर, जिससे नेक्स्ट जो टारगेटेड हमला होगा IRGC इंस्टॉलेशंस पे इन एंड अराउंड तेहरान एंड ऑल अदर मेजर्स, उसको सेफगार्ड करने के लिए वो डेस्परेटली बातें कर रहे हैं। और इसीलिए वो पीछे पीछे हट के ये ओमान वाला अपना जो डिक्लेरेशन है, वो देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया अभी रोक के रखा हुआ, क्योंकि उन्हें पता ये फ्लैश पॉइंट होगा। जिस दिन वो बोलेंगे कि जी हम तो परमानेंटली यहाँ पे चार्ज करेंगे, उस दिन उनके ऊपर अटैक होगा, बिकॉज ईगो की प्रॉब्लम बना रखी है IRGC और ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये जो लो कीइंग वाली जो एक चर्चा कल से शुरू हुई है, यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर सडन डेवलपमेंट, क्योंकि उसी इंटरव्यू में ट्रंप ने ये भी बोला, जब उनसे पूछा गया कि नेक्स्ट व्हाट, हॉर्मुज नहीं खुल रहा है,
तो उन्होंने बोला कि हमारी नाकेबंदी बहुत सक्सेसफुल है, और नेक्स्ट वॉट पे उन्होंने 2 बारी बोला यू विल सी। आमतौर पे वो कहते हैं कि हम हमले करेंगे या हम बातें करेंगे, कल उन्होंने एकदम कुछ नहीं बोला, ही रिफ्यूज टू कमेंट, ही सेड यू विल सी नेक्स्ट क्या होगा। तो दिस इज अ लिटिल सीरियस थिंग जी रितु। साथ ही साथ डीके गुप्ता सर, अगर मैं इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखूं तो भी क्या ये अप्लाई ऑन होगा कि आप दुनिया को एक ऐसे बड़े खतरे के सामने रख देते हैं, कैसे मझधार में रख देते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। अब न्यूक्लियर वेपन्स की इस रेस में रूस और चीन कहाँ जाएगा? डीके गुप्ता सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी रितु जी, जहां तक मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ तो न्यूक्लियर वेपन का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन यस $300 बिलियन का जो पेंटागन से रिक्वेस्ट किया है अमेरिका ने, और जो अभी $58 बिलियन का जो दिया है, ये सब ईरान को टारगेट करते नहीं। न्यूज में ईरान का रहा, लेकिन वो चाइना को टारगेट किया जा रहा है। चाइना के लिए पिछले 10 साल से अमेरिकन थ्योरी बिल्कुल तैयार है, और उसके लिए सारे चीजें। तो जब $300 बिलियन का पेंटागन से मांगा था, तो उसके बाद ईरान की बात चल रही थी, लेकिन एनालाइजेशन में जब आईडीएसए से किया तो उसमें ये पता चला कि नहीं, ये जो है चाइना के लिए तैयारी की जा रही है। कभी भी ताइवान का मुद्दा आगे जा सकता है आने वाले फ्यूचर में, जो अभी नहीं है। अभी G2 बना के पेंटागन जो है अब अमेरिका चाइना को धीरे धीरे दबा रहा है और अपनी चीजों को ठीक कर रहा है। न्यूक्लियर वार ईरान में होगा नहीं, लो प्रोफाइल वार है ईरान अमेरिका के लिए। अमेरिका केवल इंगेज कर रहा है ईरान को, जिससे कि हॉर्मुज क्लोज रहे। मैं बता दूं, उससे बहुत बम्पर फायदा हो रहा है पूरे अमेरिका को। अब परसों चौथे दिन इन्होंने बोला भी था कि ऑयल कंपनियों को मेरी डिप्लोमेसी को जैसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, शेयर करें पब्लिक के साथ। मतलब सबको पता है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जो भी रीड कर रहे हैं, कि अमेरिका को इतना बम्पर फायदा हो रहा है, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट में बेचने में हो, चाहे ऑयल में हो। क्रिश्चियनिटी के लिए देखिए रोज नए नए इमिग्रेशन के इसके रूल बन रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा इस पर डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से लोगों को। तो इस सारी चीजें वहां के एक तो मिशन को देखते हुए, प्लस अमेरिका को कैसे एक सशक्त अमेरिका बनाया जाए, उसको पीछे जा रहा है, उसमें सक्सेस हो रहे हैं। कोई पैरामीटर अभी पीछे नहीं जा रहा अमेरिका का। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वार नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। वो पैसे का हिसाब रखते हैं। जब उनका $50-60 बिलियन में अगर काम हो जा रहा है ईरान से, और ईरान में ऑलरेडी जो है लीडरशिप क्राइसिस चल रही है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए IRGC कुछ भी बोले, लेकिन उसके पास मादा नहीं है। वो पता है कि अगर सीरियसली अटैक करना शुरू कर देगा अमेरिका, तो शायद वो बचेंगे भी नहीं। तो ये सारी सिचुएशन है जी। साथ ही साथ विराट सर हमारे साथ जुड़े हुए। विराट सर, अगर इसे डिप्लोमेटिक एंगल से देखें तो क्या ये बड़ी जीत साबित होगी ईरान की, कि एक सुपर पावर को इस बारे में बात रखनी पड़ रही है कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस फॉर्म होना चाहिए, न्यूक्लियर रेस शुरू हो चुकी है, सुपर पावर के खेमे से ये आती है तस्वीर? देखिए ऋतु, आपको एक बात बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। तो उस बैलेंस ऑफ पावर में अमेरिकी जो फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से काम कर रहा है चीन और रूस, ये कहीं ना कहीं उस बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाता है, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश है। ईरान भी लगातार, उसको पता है कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो ये डेटरेंस जो है उसका वो 100 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा अमेरिका के खिलाफ। और फिर कोई भी देश किसी न्यूक्लियर वेपन प्राप्त देश के ऊपर हमला नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरीके की प्रोफाइल बनाने का प्रयास है। अमेरिका इसको कितना सक्सेसफुल होने देगा, ये देखने वाली बात है। सऊदी अरेबिया है वहां पे, वो नहीं चाहता कि किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो कहीं ना कहीं ये अभी बैलेंसिंग आउट का एफर्ट चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है। अगर ईरान ने तब तक इस वॉर को खींच लिया तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स हैं वो गिर गई हैं। उसकी वजह से सेनेट में इनको लॉस होगा, वहां पे लगभग 35 सीटों पे इलेक्शंस होने हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा चांस है इस बात के कि ट्रंप की शक्तियां घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज्यादा संख्या में सेनेट में आ जाएंगे, और फिर जिस तरीके का ये प्रयास कर रहे हैं पैसा लेने का कांग्रेस से, या अपने हथियारों को ज्यादा और उन्नत तरीके से उनके लिए टेंडर्स करने का, वो सारे प्रयास में कहीं ना कहीं घट जाएंगे वो प्रयास। और ट्रंप की जो शक्तियां हैं वो अमेरिकी कांग्रेस में कम हो जाएंगी, और उसके हिसाब से ये युद्ध पूरी तरीके से लड़ नहीं पाएंगे ईरान में। ऐसी स्थिति बनने की चांसेस हैं, और ईरान को इससे फायदा होगा। तो ईरान इस युद्ध को खींचना चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, और इससे
ट्रंप को नुकसान होने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उससे पहले जो भी करना होगा वो करने में लगे हुए हैं ट्रंप साहब। वो चाहेंगे कि ये युद्ध उससे पहले खत्म हो, नवंबर से पहले खत्म हो, जब ये वोटिंग खत्म होगी 3 नवंबर को, उससे पहले खत्म हो। अब देखने वाली बात ये है ऋतु कि कितना समय आप दे पाएंगे इस चीज को, कितना समय खींच पाएंगे ईरान, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चाहे वो परमाणु आप कह लीजिए एक तरीके का मिसट्रस्ट क्रिएट करके, या चाहे चीन और रूस की मदद लेके, अभी कई सारी टेक्नोलॉजीज, कई सारे अपने जो विमान है वो भेजे हैं रूस ने चुपचाप। ईरान में मदद कर रहा है ये ईरान की दोनों देश, तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए दिक्कतें पैदा करेगा आने वाले समय में। ही इज डोनाल्ड ट्रंप, वो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं नफ़ा नुकसान को कैसे साधना है और कैसे आगे ले जाना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि ईरान के साथ टैक्टिकल तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर हर वो दांव पेच चल चुके हैं। आने वाले समय में क्या तस्वीर रहेगी ये दिलचस्प बहुत रहने वाली है, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रतिस्पर्धा किस तरीके से इफेक्ट करेगी, ये पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी। आप और हम भी इसका हिस्सा होंगे और देखने वाली बात होगी कि आखिर ये न्यूक्लियर डेटरेंस कितना काम आता है और जो संगठन बनाए गए हैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्या कुछ करते हैं। इसी के साथ आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।